नमस्कार, मैं हूं एल के नामदेव और आप देख रहे हैं भारत का आईना। आज हम रायपुर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु दत्त बघेल जी के यहाँ हैं और उनसे हम कुछ आज की राजनीति के विषय में बात करेंगे कि जिस प्रकार से कहा जाता है, बहुजनों के द्वारा कहा जाता है, बहुजन का काम करने वाले लोगों के द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस ने बहुजनों का सबसे बड़ा अहित किया है। परंतु आज वही कांग्रेस के जो लीडर हैं वो बहुजनों की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आखिर इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आया, कैसे आया? आपकी इस विषय में क्या राय है, थोड़ा बताएंगे? सभी साथियों को नमस्कार। बहुजन आंदोलन जो है उसने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाया और उस सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन के तहत और उनके लीडरशिप में मान्यवर काशीराम साहब के लीडरशिप में ये आंदोलन चला। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था उस समय, वो कांग्रेस तब 1 नंबर की पार्टी थी, बीजेपी 2 नंबर की पार्टी थी। और आज के डेट में उलट हो गया है, बीजेपी 1 नंबर है और कांग्रेस 2 नंबर में आ गई है। तो राजनीति में होता ये है कि भाई कोई ऐसा मुद्दा जो किसी पार्टी का बेड़ा पार कर दे, ऐसा मुद्दा कुछ ढूंढने में लगे हुए थे कांग्रेस के लोग भी। और मैं तो यही कहता, मैं भी सहमत हूँ नामदेव जी के इससे कि कांग्रेस ने जिसने इस देश में सबसे ज़्यादा समय तक राज किया, बहुजनों का अहित सबसे बड़ा किया है उसने। और बीजेपी नंबर 2 में आती है और हम लोग तो कांग्रेस को हरे घास का सांप और जो है बीजेपी को कोबरा कहते हैं। बहुजन मूवमेंट के लोग कोबरा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दिखता है कि वो एक सांप्रदायिक पार्टी है और फुफकारती है और उसका मूल वो हिंदुइज़्म उसका मूल मंत्र है। ये तो दिखता है, साफ साफ दिखता है कि वो संप्रदाय के आधार पर इस देश को बांटकर जो है राज करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस हरे घास की सांप है। हमारे लोग हरे घास में हरा हरा घास देख के बैठ गए और ऐसा काटा उसने कि आज तक मतलब वो का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन वर्तमान में आपने देखा होगा कि कांग्रेस का सुर बदला हुआ है। इसके शीर्ष नेता राहुल गांधी का सुर बदला हुआ है। क्यों बदला हुआ है? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ब्राह्मणवाद के आधार पर, अब ब्राह्मणवाद जब मैं कहता हूँ तो लोग बहुत पूछते हैं क्या है ब्राह्मणवाद। अरे भाई, ब्राह्मणवाद वो है कि ब्राह्मणों की नीति, उनके सिद्धांत, उनके द्वारा प्रतिपादित ग्रंथों के द्वारा जो समाज चलता हो वो ब्राह्मणवादी समाज है। तो ब्राह्मणवाद जो है आज जो है वो कम्प्लीटली जो है बीजेपी के कब्ज़े में हो गया है। और आज के डेट में ब्राह्मणवाद क्या कर रहा है? ब्राह्मणवाद यहाँ के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को, कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोगों को चमका के जो है ब्राह्मणवादी बना रही है और अपने तरफ वोट देने के लिए हिंदू बना करके जो है ओबीसी का वोट में हमला कर रही है। जब तीसरी बार मोदी जी चुन के आए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो तीसरी बार उनका जो तेवर था, उनकी जो संख्या थी वो घट गई। उसका कारण क्या? धर्म के आड़ पे उन्होंने जो हानि ओबीसी, एससी, एसटी का किया, किसी ने नहीं किया। तो ये देखते हुए और उसके अपोजिशन में खड़े होने के लिए, जैसे राहुल गांधी ने यात्राएं की है ना, नॉर्थ से साउथ, साउथ से और ईस्ट से वेस्ट की यात्राएं की। और जब यात्रा में वो गए और लोगों से जब मिले, बहुजन समाज के लोगों से जब वो मिले, तब उनकी स्थिति देखी तो वो भी सच कहने से अपने आप को रोक नहीं पाए। वो जो बातें हम बहुजन आंदोलन में 30 साल पहले बोलते थे, वो बातें वो आज बोल रहे हैं। हम क्या बोलते थे कि वर्ण व्यवस्था ने इस देश का सत्यानाश कर दिया। वर्ण व्यवस्था ने यहाँ के बहुजनों को जो है दलित, शोषित और पीड़ित बना दिया।
दलित शोषित पीड़ित बना दिया। अब वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं, वर्ण व्यवस्था तो आरक्षण है। और कैसा आरक्षण? मतलब जिसमें कोई लॉजिक ना हो। 3% के ब्राह्मण को 100% शिक्षा दे दिया, 5.5% के क्षत्रिय को 100% राजपाट और धनधरती दे दी, और 6% के बनिया को जो है 100% व्यापार और इंडस्ट्री दे दिया। तो चौथे वर्ण के लिए या बहुजनों के लिए क्या बचा? तीनों वर्णों की सेवा करना चौथे वर्ण का परम कर्तव्य है, ये बताया गया। और ये क्या कहा गया? ये इसको भगवान ने लिखा है, ग्रंथों को, ये धार्मिक ग्रंथों को भगवान ने लिखा। भगवान के नाम पर हमारे ऊपर थोप दिया गया। हमारे लोग हजारों साल से इस रूढ़िवादी में जीते रहे। ना उनके पास शिक्षा रही, ना उनके पास धनधरती राजपाट रहा, ना उनके पास जो है व्यापार और इंडस्ट्री रहे, उद्योग रहे। तो ऐसे विहीन समाज, मतलब एक साधन विहीन समाज को जोड़ने के लिए आंदोलन चला। जब कांग्रेस के लोगों ने देखा कि अब हम जो हैं ये ब्राह्मणवादी जो इश्यूज़ हैं या मुद्दे हैं, उसके आधार पर बीजेपी को नहीं पछाड़ सकते। ब्राह्मणवादी मुद्दों में तो बीजेपी ही नंबर 1 में रहेगी। तो उन्होंने फिर टर्न अराउंड किया और ब्राह्मणवादी मुद्दों को पछाड़ने के लिए केवल एक ही मुद्दा था, बहुजनवादी मुद्दा है। ब्राह्मणवादी वर्सेस मानवतावादी जो मुद्दे थे उसको उसने उठा, और उसके लिए उसमें राहुल गांधी जी को जो उन्होंने यात्रा की, उस यात्रा ने बहुत हेल्प किया। जब वो लोगों तक गए, जब उनकी दशा देखी, उनकी दुर्दशा देखी, तो उनको भी लगा कि अरे यार ये तो सही है। और इसके बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दों को पछाड़ने के लिए उन्होंने जातिवाद का मुद्दा, ब्राह्मणवाद का मुद्दा, और जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं आज राहुल गांधी जी, इसी के फलस्वरूप है। और एक चीज़ और है कि बहुजनों में है ना, जो ओबीसी SC ST के लोग हैं, उनमें एक जागरूकता आई बहुजन आंदोलन से कि हम अपने इस प्रजातांत्रिक देश में हम अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे। और उस जागरूकता ने भी राहुल गांधी को प्रेरित किया कि नहीं भाई, हम इनके साथ होके चलें और हो सकता है ये हमको वापस जो है सत्ता दिला दें। तो राजनीति का मतलब ही होता है सत्ता। और इस दृष्टि से देखा जाए तो बहुजन आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है एक विचारधारा के रूप में। और वही एक विचारधारा है जो भाजपा के सांप्रदायिक हिंदुत्व के उसको मतलब एजेंडे को, जो मुद्दा है, उसको पछाड़ सकता है। तो कांग्रेस ने इस बात को भांप लिया, राहुल गांधी जी ने इस बात को भांप लिया कि भाई एक ही एक है। और कहीं कहीं तो वो वर्ण व्यवस्था की बात भी करते हैं राहुल गांधी आज के डेट में, और जातिगत जनगणना की तो बात करते ही हैं, और कहते हैं कि अब इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब बातें जो है, ये बहुजन आंदोलन कहीं ना कहीं बहुजन आंदोलन का जो ये इसकी जड़ में है, और ये ऐसी बातें बोल रहे हैं। अब उनको भी समझ में आ गया, कांग्रेस को भी समझ में आ गया कि बहुजन विचारधारा से ही हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक विचारधारा को पछाड़ा जा सकता है। तो देखिए क्या है कि सत्ता में पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो देखिए, वोट की राजनीति है, तो वोट सबसे ज़्यादा ओबीसी के पास है। तो वोट तो पहले भी ओबीसी के पास था। तो इसका क्या मतलब निकलता है, जब लोगों ने अच्छी तरीके से अपने वोट के मतलब को नहीं समझा और जिधर पा रहे हैं उधर वोट दे रहे हैं, इससे जो बहुजन मूवमेंट कहिए या बहुजनों के हित की बात कहिए, वो नहीं हो पाया सही तरीके से। तो आज क्या कुछ लोग शिक्षित हो चुके हैं या समझ रहे हैं, जो राहुल गांधी या अन्य जो विपक्षी दल हैं, वो राहुल गांधी के सुर में सुर भी मिला रहे हैं। बराबर जो पार्टियां हिंदूवादी के नाम से प्रसिद्ध थी, जैसे शिवसेना के भी नेता आज जो है ना, राहुल गांधी की बात को मानते हैं और उसी दिशा में चलते हैं। बिहार में आप देखिए तो नीतीश कुमार जी हैं, तो नीतीश कुमार भी जाति जनगणना की बात सबसे पहले उन्होंने किया, और बीजेपी उनका अलायंस होते हुए भी उन्होंने उसको थोड़ा सा किनारे किया।
कहाँ तक सफलता मिलती है वो एक अलग बात है। तो इस विषय में आपका क्या चिंतन है? हाँ, देखिए क्या है, बहुजन या ओबीसी के लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए। और मैं एक बात बताता हूँ कि जो इंटेलिजेंशिया होता है, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, समाज में वैचारिक तौर पर समाज को तैयार करने का काम प्रबुद्ध लोगों का होता है। और मैं जहाँ ऐसे मानता हूँ, मैं खुद जो है इस आंदोलन से जुड़ा, इसकी विचारधारा को गहराई तक समझा और अपने आप को प्रबुद्ध मानता हूँ। तो हम लोग जो हैं, ओबीसी के लोग जो हैं, इस विचारधारा को ओबीसी के बीच में फैलाने में हम असफल रहे। और इसमें जो है, मैं कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि ओबीसी के जितने बुद्धिजीवी हैं अपने वर्ग के प्रति वो जिम्मेदारी से पेश नहीं आते, वो अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं, या बहुत जल्दी दूसरों के इसमें आके दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो एक ऐसा वो है कि वैचारिक तौर पर समाज को तैयार करने के लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि हम भाई दूसरों के हक को नहीं मारना चाहते, हम दूसरों का हक क्यों मारें, लेकिन हमारा हक जो है वो ऑलरेडी छीना हुआ है। अब जैसे हमारे अधिकारों में बेजा कब्जा किया हुआ है सवर्णों ने, तो जो हमारे अधिकारों पर सवर्णों ने बेजा कब्जा किया है आज़ादी के बाद से, है ना, तो वो अधिकार हमको मिलने चाहिए। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, IAS IPS ऑफिसर के बारे में। अभी लगभग 60% मैं कह चुका हूँ ओबीसी के लोग हैं, और IAS IPS मात्र 8% है हमारे, 8 से 9% लोग ओबीसी के IAS IPS। देखिए कितना बड़ा गैप है। और 3% का ब्राह्मण 60% में कब्जा जमाए बैठे है। तो हम कहीं ना कहीं हमारे अधिकार में एनक्रोचमेंट या जो है बेजा कब्जा तो है। तो इसको कोई, तो ये बेजा कब्जा तो पहले से भी चला आ रहा है और अभी भी है, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया जान रही है। आप गूगल में निकाल के देख लीजिए, कोई भी विश्वविद्यालय में, केंद्र का हो या स्टेट का हो, वहाँ पर प्रोफेसर में बड़े पदों में केवल और केवल ब्राह्मण हैं, और वो किस तरीके से अपने लोगों को भरते जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कब क्या हुआ और कैसे भरा जाता। इसी प्रकार अभी कॉलेजियम का सिस्टम आया, IAS बिना परीक्षा के हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो ये सिस्टम है, आखिर ये कब बंद होगा और कैसे बंद होगा? इसका एक ही रास्ता है। देखिए ये सब चीज़ें जो है, सत्ता बड़ा वो रहता है, सत्ता के पास जो है कानून का वो भी रहता है, डंडा रहता है ना, कलम भी रहता है। तो वो जो लिख दे, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, 10% आरक्षण दिया इन्होंने, बीजेपी ने 10% आरक्षण सवर्ण को दिया, ब्राह्मणों को दिया। अब 10% आरक्षण का कोई विरोध हुआ क्या? कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन हमारे आरक्षण की बात होगी, ओबीसी के आरक्षण की बात होगी, तो यही पेपर, यही मीडिया, यही तमाम सारे लोग, यही समाज जो है उग्र हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है 1993 में जब मंडल आयोग को लागू किया वीपी सिंह ने, तो उनकी कुर्सी गई, वो तो गई, लेकिन जो सड़क पे जो आंदोलन हुए वो बहुत मतलब खतरनाक और हिंसक आंदोलन हुए। तो ये 10% का आंदोलन कैसे पास हुआ? चूँकि मोदी के पास 3 मेजॉरिटी थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। आर्थिक आधार पर जो आरक्षण नहीं था, इन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात अमेंडमेंट कर दिया 15(4) और 16(4) में, है ना, संविधान में अमेंडमेंट कर दिया, उसमें क्या है जो सुधार कर दिया। और उसके बाद में पहले दिन तो लोअर हाउस माने लोकसभा में बिल लाए कि 10% आरक्षण इनको मिलना चाहिए, और कोई आंकड़ा नहीं है इनके पास, सवर्णों का, ब्राह्मणों का कोई आंकड़ा नहीं है कि इतने % है इस देश में, और 10% खर्च से ला दिया और लोकसभा में पहले दिन पास हो गया, दूसरे दिन राज्यसभा में पास हो गया, तीसरे दिन राष्ट्रपति का साइन हो गया, और उसी दिन नोटिफिकेशन जारी हो गया 10% आरक्षण का। तो ये अपने हित के लिए, है ना, अपने हित के लिए इन्होंने आज तक, अपने हित को इन्होंने आज तक देश का हित कहा। और यदि ओबीसी का आदमी अपने हित में बात करता है तो जातिवादी हो जाता है।
जातिवादी हो जाता है। और जितने भी ओबीसी के लीडर हैं उनको, जो इंडिपेंडेंट लीडर है जैसे लालू प्रसाद जी है ना, उनको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, हर तरीके से प्रताड़ित किया गया, लेकिन वो नहीं माने, वो बोले मैं झुकने वाला नहीं हूँ। तो इस तरीके का जो है इस देश में व्यवस्था है, और ये दूर तभी होगा, इसको दूर करने का एक ही तरीका है। बाबा साहब ने कहा है कि भाई ये मंदिर वो मंदिर में कब्जा करोगे कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। ये जो मंदिर, ऐसा मंदिर जहाँ पर सबका संविधान बनता है, जहाँ देश का संविधान बनता है, जहाँ कौन सा किसको नौकरी मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, ऐसा संविधान बनता है, वहाँ कब्जा कर लो। और ओबीसी को किसने रोका है? 60% जनसंख्या है, यदि 60% एक तरफ छोड़ दे तो क्या होगा? मैं फिर एक बार कहता हूँ कि पंच से प्रधानमंत्री तक ओबीसी का बनेगा। इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और जब आपके हाथ में सत्ता आ गई तो सत्ता के माध्यम से आप भी अमेंड कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई ओबीसी को आरक्षण जो है वो जनसंख्या के आधार पर मिलेगा। यही एक रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। अब सामाजिक आंदोलन चलाइए, कोई बहुत बड़ा वो खड़ा नहीं होगा। देखो आंदोलन कितने बड़े बड़े चले ओबीसी के लिए। पटेलों ने चलाया गुजरात में, जाटों ने चलाया हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, चलाया कि नहीं चलाया है? मराठों ने चलाया महाराष्ट्र में। लेकिन उनको ओबीसी का नाम, उनका ओबीसी की सूची में उनका नाम नहीं जुड़ा। और चुपके से मोदी जी अपने नाम को 2004 में मोघगाची जाति के हैं, मोघगाची हैं, अपने को तेली घोषित करवा दिया उन्होंने, है ना, ओबीसी की सूची में आ गए। तो ये सत्ता का पावर होता है। तो इस बात को ओबीसी के लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई सत्ता में बहुत पावर है, और यदि हम अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हैं तो अपने बदौलत कांग्रेस, बीजेपी और किसी पॉलिटिकल पार्टी जो ओबीसी जिसका नेता हो उसके बदौलत बनाएंगे तो बात अलग है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की बदौलत आपको अपना हित नहीं मिलने वाला। कहीं ना कहीं इन लोग रोड़ा लगाएंगे, कहीं ना कहीं इन लोग डंडी मारेंगे। अब जैसे छत्तीसगढ़ की बात लो, भूपेश बघेल ने 27% आरक्षण का विधेयक पास करके दिया है। किसको दिया? राज्यपाल को दिया, कंसेंट के लिए, हस्ताक्षर के लिए। हस्ताक्षर हुआ ही नहीं, राज्यपाल बदल गया। राज्यपाल बदलने के बाद में नई सरकार बन गई। अब वो क्या कहती है? एक समिति बना दिया। किसका मतलब क्या? अब वो समिति जो है उस पर के ऊपर 4 साल 3 साल अपना भत्ता खाएगी और इधर उधर घूमेगी और कुछ भी रिपोर्ट दे देगी। तो ऐसा है ओबीसी क्यों? और इसका कारण यही है कि ओबीसी के लोग अपने हक के लिए लड़ते नहीं हैं। SC ST के लोग जिनकी हक की लड़ाई होती है तो पूरा देश बंद कर देते हैं। तो ऐसा एक होना चाहिए। ओबीसी के लोगों को सत्ता हथियाएं और सत्या हथियाएं, और अपना जो है वर्तमान में जो है वो लें हिस्सेदारी, और पुराना घाटा जो सदियों से हुआ है उस घाटा को भी पूरा करें। तो सदियों से जो घाटा हुआ है उसको पूरा करने के लिए बहुजन को एक होना पड़ेगा। और जैसा कि आपका एक कल्पना है, एक सोच है और एक उम्मीद है कि पंच से लेकर के और प्रधानमंत्री तक सत्ता में काबिज होंगे ओबीसी, तभी उनका हक होगा। देखिए जैसा कि 10% सवर्ण आरक्षण की बात आई, बिना किसी बहस और बिना किसी मांग के ये लागू हो गया। तो इस तरीके से सत्ता का फ़ायदा कैसे होता है, कैसा अपने लोगों को पहुंचाया जाता है। अब चाहे कोई भी पार्टी रहे, बात यह है कि अपने हित के लिए, मतलब वोट के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी निर्णय करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि विष्णुदत्त बघेल जी का सोचना है, उनकी उम्मीद अभी बंधी हुई है कि पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक बहुजन का होगा, तभी इस समाज का कल्याण होगा। और उसके लिए सभी बहुजनों को जागरूक तो होना पड़ेगा और एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे भारत का आईना, और हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में इस मुद्दे को लेकर के आप अपने राय विचार रख सकते हैं। धन्यवाद।